हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज फिर हम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि टीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पार्टनरशिप फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, सभी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना ही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस समय बनाया जाता है? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब पार्टनरशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप डीड जो होती है जब चेंज हो जाती है। तो किस किस टाइम पर जो चेंज होती है? जब अपना पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे होते हैं, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही होती है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में चेंज होने के। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पार्टनरशिप में परिवर्तन के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तब भी अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होता है। न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे भी रीवैल्यूएशन तैयार होता है। डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल क्या है? देखिए, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको गुडविल कहते हैं, और रेपुटेशन की मदद से ही प्रॉफिट अर्निंग होती है। बिजनेस की प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जाता है, और गुडविल को देखा नहीं जा सकता, रेपुटेशन को हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए इसको अमूर्त संपत्ति कहा गया है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इंग्लिश में इसको इनटेंजिबल असेट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसमें अकाउंट इक्वेशन आपको कहाँ दिख रही है? ए ऑप्शन इसमें सही है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स जो है लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती हैं, तभी अकाउंट इक्वेशन माना जाता है। ये बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको मूल प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो अर्थमेटिक, अगर कोई भी एरर है उसको फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें जो भी त्रुटि होती है उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो त्रुटि ज्ञात करने के लिए ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको बीआरएस भी शॉर्ट में बोला जाता है, बीआरएस क्यों बनाया जाता है? देखिए, हमारे पास होती है कैश बुक और बैंक के पास होती है बैंक की पासबुक। ठीक है, तो हमारे पास कैश बुक होती है और बैंक के पास होती है पासबुक। इन दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो इन कारणों को पता लगाया जाता है कि किस कारणों की वजह से या किन रीजंस की वजह से बैलेंस कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। उसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो बैंक और कैश बुक शेष मिलाने के लिए ही बीआरएस तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया डेप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है? देखिए, डेप्रिसिएशन होता है, एक होता है एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो आपकी टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स पर लगाया जाता है। ठीक है, टेंजेबल फिक्स्ड असेट जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया। अगर फर्नीचर पर हर साल डेप लगेगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। तो जितनी भी हमारी टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स होती है, बी ऑप्शन इसमें सही है, तो उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अभी मैंने बताया था एक होता है एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स पर। ठीक है, जो भी हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है उन पर हम एमोर्टाइजेशन लगाते हैं, जैसे कि गुडविल हो गया, या पेटेंट हो गया, या आपका ट्रेडमार्क हो गया। ये आपका सारी इंटेंजिबल असेट्स होती है, इन पर एमोर्टाइजेशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि एमोर्टाइजेशन किस पर लगाया जाता है, तो आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स पे लगाया जाता है जिनको छुआ नहीं जा सकता। और डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? फिक्स टेंजिबल असेट्स पे लगता है जिनको छुआ जा सकता है। नेक्स्ट है, बिल रिसिबल क्या है? देखिए, बिल रिसिबल जो होता है, बीआर जिसको कहा जाता है, ये हमारी एक असेट्स होती है, संपत्ति होती है। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो अगर हम उस पर बिल लिखते हैं तो उसको बीआर कहते हैं। बीआर बीआर का मतलब बिल रिसीवेबल, उससे हमें पैसा मिलेगा वापस। तो यह एक संपत्ति होती है, सी ऑप्शन इसमें सही है। कैपिटल अकाउंट का स्वभाव क्या है? देखिए, कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी होती है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्यों होती है? सपोज कीजिएगा ए बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस को शुरू किया और उसमें कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए बिजनेस में उसने लगाए। तो एक तरीके से वो बिजनेसमैन जो है बिजनेस को 1 लाख रुपए कैपिटल के दे रहा है।
जब भी बिजनेस बंद होगा इस बिजनेस को उस अपने मालिक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल होती है ये एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो कैप यहाँ पर कहा गया है कि कैपिटल जो होता है वो उसका स्वभाव क्या होता है। देखिए लायबिलिटी अभी मैंने बताया कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है, उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी असेट्स होती है उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर कैपिटल एक लायबिलिटी होती है इसलिए इसका स्वभाव जो है क्रेडिट क्रेडिट होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर कैपिटल किस कंपनी में होती है। देखिए शेयर कैपिटल जितनी भी हमारे बिजनेस होते हैं, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उसमें जो कैपिटल होती है वो कैश में कही जाती है। एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, इसमें भी कैपिटल कैश में कही जाती है। लेकिन एक कंपनी होती है, कंपनी में जो भी कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल में कही जाती है। यानी कि जो भी आपका कैपिटल होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है जिसको शेयर कहा जाता है। कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है जिनको शेयर कहा जाता है और टोटल शेयर्स को ही शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो इसमें जो कंपनी होती है उनकी जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है। निश्चित ब्याज मिलता है, निश्चित लाभांश मिलता है, शेष लाभ मिलता है या वेतन मिलता है। देखिए कंपनी को जो भी लाभ होता है उसमें से थोड़ा सा लाभ डेवेंचर होल्डर को दिया जाता है यानी कि इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। इनको कंपलसरी दिया ही जाता है। इसमें से एक फिक्स्ड डिविडेंड जिसको लाभांश कहा जाता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जो बचा कुचा जो प्रॉफिट होता है वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इनका जो प्रॉफिट है या इनका जो लाभांश है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो फिक्स नहीं होता है। बचा कुचा यानी कि जितना भी प्रॉफिट बच जाता है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, तो फिक्स नहीं होता है इनका। फिक्स डिविडेंड किसका होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स डिविडेंड होता है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है लेकिन इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को कंपनी देती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें सही है, शेष लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है। जो आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या दिया जाता है, अभी अभी मैंने बताया फिक्स्ड डिविडेंड इनको ही दिया जाता है। तो निश्चित लाभांश ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है। अभी बताया था मैंने डेवेंचर होल्डर जो है कंपनी का मालिक नहीं होता, ये गलत है, ऋणदाता होता है। क्योंकि डेवेंचर होल्डर कंपनी को एक तरीके का लोन देता है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वह एक ऋणदाता होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। बैलेंस शीट किसकी स्थिति बताती है। बैलेंस शीट की मदद से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाया जा सकता है कि इसके पास कैश कितना है, इसके पास बैंक बैलेंस कितना है, इसके पास बिल्डिंग कितनी है, इसके पास फर्नीचर कितना है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल कितनी है, क्रेडिटर कितने हैं यानी कि कितने क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बीपी कितने हैं, बैंक लोन इस पर कितना है, इस सब आपका जो है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो बैलेंस शीट की मदद से ही फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जा सकती है किसी भी बिजनेस की। तो वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसका मतलब समझिएगा पहले क्या होता है। हमने इससे कोई काम करा लिया यानी कि हमारा एक बिजनेस है, इस बिजनेस ने इस व्यक्ति से एक काम करा लिया लेकिन काम कराने के बाद इसको पेमेंट यानी कि कैश नहीं दिया, अभी बाद में दिया जाएगा। अगर बाद में दिया जाएगा उसी खर्चे को यानी कि वो खर्चा हमने कर दिया, इस व्यक्ति से हमने काम तो करवा लिया लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसी को ही हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने पेड नहीं किया है अभी फ्यूचर में पेड करेंगे तो वो हमारी एक दायित्व होता है। तो दायित्व यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें लिखा हुआ देनदारी, लेकिन इसको लेनदारी कहेंगे, लेनदारी, ठीक है। इस ऑप्शन को हम चेंज करेंगे, देनदारी नहीं बोलेंगे, इसको लेनदारी बोलेंगे। एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब भी समझिएगा। अब हमने इस व्यक्ति को एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस यानी कि कोई काम कराना फ्यूचर में इससे, तो फ्यूचर में काम कराने के लिए हमने इस व्यक्ति को एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो इस व्यक्ति पे हमारा पैसा है तो वो हमारी एक संपत्ति होती है, ठीक है। तो संपत्ति का मतलब यहाँ पर असेट्स हो गई क्योंकि उस व्यक्ति पे हमारा पैसा है, पैसा हम लेंगे उससे काम लेंगे तब हमारा वो चुकता होगा, लेकिन अभी हमारा उस पर पैसा है तो हमारी एक असेट्स बन जाती है। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट में माल किसके जोखिम पर रहता है। देखिए कंसाइनर के जोखिम पर रहता है, जब भी माल भेजता है कंसाइनर वो अपने जोखिम पर भेजता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या अर्थ होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का काम करना
बंद कर देना, यानी कि जब फर्म अपना काम करना बंद कर देती है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म इसमें समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट रेशियो का आदर्श अनुपात क्या होता है? देखिए करंट रेशियो को पहले आप समझिएगा, करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जो करंट असेट्स है वो हमारी दोगुनी होनी चाहिए करंट लायबिलिटी के मुकाबले, तो इसमें जो आइडल रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए, ठीक है। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की दुगनी होनी चाहिए, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्विक रेशियो का आदर्श अनुपात क्या है? क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें जो रेशियो है वो 1/1 का होना चाहिए, यानी कि 1:1 का रेशियो आना चाहिए, यानी कि जो आपकी लिक्विड एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इसमें ए ऑप्शन सही है आपका। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार की संपत्ति होती है? देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक काल्पनिक संपत्ति होती है जो जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में लिखी जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाता है लाभ बढ़ाने के लिए, संभावित हानि के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, कर बचाने के लिए। देखिए सबसे पहले समझिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है। सपोज कीजिएगा एक बिजनेस ने इस व्यक्ति को एक माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, उधार माल बेचा 50,000 रुपए का। 50,000 का माल बेचने के बाद हमें ये डाउट है, 3 महीने बाद हमें डाउट हुआ है कि ये व्यक्ति हमसे 10,000 रुपए चुका नहीं पाएगा, हमें एक डाउट है फ्यूचर में ये नहीं चुका पाएगा, तो इसी को डाउटफुल डेट्स कहते हैं, ठीक है, डाउटफुल डेट्स कहते हैं। फ्यूचर में हमें एक संभावना संभावना लग रही है कि ये पैसे चुकाने में असमर्थ रहेगा या चुका नहीं पाएगा, तो इसी को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, संभावित हानि हेतु ये बनाया जाता है, संभावित हानि हेतु फ्यूचर में हमें संभावना है इससे हानि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैशबुक किसका मिश्रण होता है? देखिए जो कैशबुक होती है वो किसका मिश्रण होती है? जर्नल और लेजर का होती है, या जर्नल और ट्रायल बैलेंस का, लेजर और बैलेंस शीट का, या इनमें से कोई नहीं। जर्नल जो होता है, कैशबुक जो होती है वो जर्नल और लेजर का एक मिश्रण होती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किससे संबंधित होता है? त्रुटि सुधार से। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार, एरर का मतलब गलतियां, गलतियां सुधारने का मतलब त्रुटि सुधार ही होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। इसमें ए ऑप्शन आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसका इसका इसको ये लिखा हुआ है त्रुटि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व कैपिटल कब मांगी जाती है? जब एक कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, जब इसने शेयर इशू किए, इशू करने के बाद वो सारा का सारा पैसा अगर नहीं मांगती है तो वो पैसा कहलाता है रिजर्व कैपिटल। ये तब मांगा जाता है जब कंपनी बंद होती है, ठीक है, कंपनी क्या हो रही है, अगर बंद हो रही है, अपना काम करना बंद कर देगी कंपनी, तभी कंपनी जो है अपना रिजर्व कैपिटल का पैसा वापस मांगती है शेयर होल्डर से, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कहलाती है, मैक्सिमम कैपिटल। इसी को अधिकतम पूंजी भी कहा जाता है, इससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी पब्लिक से नहीं मांग सकती, तो इसको अधिकतम पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीपेड पेड अप कैपिटल क्या है? देखिए पेड अप कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने दे दिया है, शेयर होल्डर जो होते हैं जितना पैसा दे देते हैं उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो जो जितना भी पैसा जमा कर दिया है शेयर होल्डर्स ने उसको जमा की गई पूंजी या पेड अप कैपिटल कहा जाता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर कब होता है? देखिए ऐसा होता है जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, तो कंपनी शेयर को इशू करने के बाद जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे पैसा मांगती है। अब अगर कोई शेयर होल्डर पैसा देने में असमर्थ होता है या पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस शेयर होल्डर को 14 दिन का क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, ठीक है, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके जितने भी शेयर्स हैं उनको फोरफीट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, उसकी शेयर होल्डरशिप खत्म कर दी जाती है, उसको बेदखल कर दिया जाता है कंपनी से। तो पेमेंट ना मिलने पर ही होता है ये सारा, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, फोरफीचर कब होता है, पेमेंट ना मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर का क्या अर्थ होता है? रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर का क्या मतलब है? अगर डेबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी को जब पैसा देते हैं, ठीक है, इन्होंने पैसा दिया, सपोज कीजिएगा 10 ईयर्स के लिए पैसा दिया, जैसे ही 10 ईयर्स हो जाते हैं, 10 ईयर्स के बाद जब कंपनी इन शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करती है, यानी कि सपोज 1 लाख रुपए इसने दिए थे डेबेंचर खरीदने पर, तो 1 लाख रुपए जब कंपनी वापस करेगी शेयर होल्डर्स को, तो इसी को रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर कहा जाता है। तो डेबेंचर का पैसा वापस करने को रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग किससे संबंधित होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट का कौन सा उदाहरण है? कच्चा माल, मजदूरी, किराया या पैकिंग चार्जेस। देखिए पैकिंग चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, किराया इसमें किराया हो जाएगा, ठीक है, मजदूरी नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा। अच्छा किराया क्यों होगा? देखिए कच्चा माल ऑर्डर के अकॉर्डिंग घट और बढ़ सकता है, ठीक है, कभी 100 आइटम्स का आया, कभी 50 का आया, उसी के अकॉर्डिंग कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल हो सकता है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। मजदूरी भी उसके अकॉर्डिंग मजदूरी कम भी की जा सकती है, ज्यादा भी की जा सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, लेकिन पैकिंग चार्जेस भी चेंज हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं इनके खर्चे। लेकिन अगर आप फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं तो वो फैक्ट्री का जो किराया है वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, यानी कि हर महीने उतना ही किराया देना पड़ेगा जितना उसका किराया बनता है, तो इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो आपको पहचानना आना चाहिए एफसी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर आपका ना तो लाभ होता है आपको, ना ही हानि होती है, प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही आपको लॉस होगा, ठीक है, यानी कि अगर आपकी 100 रुपए की कोई चीज है और वो 100 रुपए में ही बेची जा रही है तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लॉस ना हानि, ना हानि या ना लाभ, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बजट का क्या अर्थ होता है? अनुमानित योजना, वास्तविक लाभ, कर भुगतान या ऑडिट। बजट जो बनाया जाता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, एक बनाया जाता है और एक अनुमान होता है, तो इसलिए इसको अनुमानित योजना यानी कि आपकी प्लानिंग कहलाती है। ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? धोखाधड़ी रोकना नहीं, खातों की जांच करना बिल्कुल सही है, लाभ ज्ञात करना नहीं और कर कम करना नहीं। देखिए जो ऑडिट किया जाता है वो खातों की जांच की जाती है, कहीं कहीं पर गलतियां तो नहीं है इस बात की जांच की जाती है। अकाउंटेंट का काम होता है आपके अकाउंट को बनाना, ठीक है, और जो ऑडिटर होता है जिसको ऑडिट कहा जाता है, ऑडिटर का काम होता है चेक करना, जितने भी अकाउंट्स है उनको चेक किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, तो खातों की जांच की जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल का मतलब होता है अंदर, अंदरूनी, अंदरूनी जो जांच होती है अकाउंट्स की वो कौन करता है? जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं वही जांच करते हैं। वाउचर क्या है? कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो वो वाउचर में नोट की जाती है सबसे पहले, तो ये भुगतान का या संपत्ति या देनदारी या प्रमाण पत्र, यह एक प्रमाण पत्र होता है कि यह ट्रांजेक्शन हुई, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही, सॉरी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यह एक प्रमाण पत्र होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए उपयोगी होती है? मैनेजमेंट के लिए उपयोगी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जितनी भी हमारी कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रखना, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन, फीफो का संबंध किससे है? फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह स्टॉक से संबंधित होती है, तो स्टॉक के मूल्यांकन के लिए फीफो पद्धति अपनाई जाती है। इसी तरीके से लीफो पद्धति होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपका लास्ट में आया उसको पहले बेचिए, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसमें फुल फॉर्म पूछी गई, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसमें ए ऑप्शन सही है। इंश्योरेंस क्लेम किससे संबंधित होता है? इंश्योरेंस क्लेम हानि की पूर्ति, क्योंकि इंश्योरेंस आदमी क्यों कराता है? जो भी हमें हानि हो रही है उसकी पूर्ति हमें मिल जाए या उसका हमें मुआवजा मिल जाए, इसलिए इंश्योरेंस कराया जाता है, तो हानि की पूर्ति इससे हो जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड किससे संबंधित होता है? देखिए गुडविल आपको समझना पड़ेगा, गुडविल एक वर्ड होता है जिसको ख्याति कहा जाता है, इंग्लिश में रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड आपके गुडविल की वैल्यूएशन से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड किसके मूल्यांकन से संबंधित है? तो गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, सेक्रीफाइस रेशियो किस समय पर निकाला जाता है? देखिए सेक्रीफाइस रेशियो किस समय पर निकाला जाएगा? जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ये सी को लेकर आ रहे हैं, सी एक नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, अगर ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो ये 1/4 शेयर लेगा किससे? इन दोनों से तो लेगा, और सेक्रीफाइस को यानी कि अपना शेयर किसको देंगे? ये इसको देंगे, तो ये पार्टनर कौन हो गए? सेक्रीफाइस पार्टनर्स हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम रेशो निकालते हैं एडमिशन के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पे जो भी रेशो निकाला जाता है वहां पर सेक्रीफाई रेशो निकाला जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक मिनट, हम्म, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाई रेशो किस समय पर निकाला जाता है? एडमिशन के टाइम पर निकाला जाता है, ठीक है। गेनिंग रेशो किस समय निकाला जाता है? सपोज ए बी सी तीन पार्टनर हैं और सी जो है
रिटायर हो गया है, अब रिटायर हो गया, 1/4 शेयर है, तो यह 1/4 शेयर अपना छोड़कर जाएगा, और उसको रखेगा कौन, ए और बी रखेंगे, क्योंकि सी तो जा रहा है, अपना शेयर छोड़ देगा ये। तो ये रखने वाले कौन है, ए और बी, तो ये कौन हो गए, गेनर हो गए। तो गेनर हो गए, तो इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ के टाइम पर ही गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन दिया है रिटायरमेंट, तो आपको बी ऑप्शन रखना होगा। डेथ भी दिया होता है तब भी आपको डेथ रखना होता है। तो अगर रिटायरमेंट और डेथ दिया है तो दोनों आपको ऑप्शन रखने होंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्यों की जाती है? धीमी प्रक्रिया के लिए नहीं, अधिक अधिक त्रुटि के लिए बिल्कुल नहीं, तीव्र कार्य के लिए ही की जाती है, क्योंकि तेज कार्य करना है तो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रखनी है। टैली क्या होता है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर अकाउंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? ई कॉमर्स को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, अगर वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं आप, तो आप उसको ई कॉमर्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार आपका ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरप्रेन्योरशिप का क्या अर्थ होता है? देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो भी आपका व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो जोखिम उठाता है, ठीक है। अब जोखिम उठाने पर जो भी उसको बिजनेस बिजनेस वो कर रहा है, उसको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसी को सहन करना पड़ता है। तो व्यवसाय के जोखिम उठाने को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए टाटा।